Okay. Is my screen also visible? I have shared another screen with you. Please write in the chat box. Yeah, you can also turn on your mic and tell me yes or no. Okay, Sonam Preeti Karambal Aditi is saying yes. So ठीक है. Okay, so let's start the session. Uh, I think most of you already know that this session is going to be regarding the NetJRF, how to qualify, what are the different things that you need to keep in mind, what are basically all the different things that are required. So there are a few things. ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी है कि लाइक कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. कुछ जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे गूगल फॉर्म वगैरह में, लाइक कितना टाइम चाहिए, कौन से मीडियम से करना चाहिए, लाइक प्रेफरेंसेस कौन से होने चाहिए, नोट्स कौन से होने चाहिए सर, व्हाट आर द कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग. सो ऑल दोज थिंग्स एंड अदर देन दैट हाउ टू स्टार्ट, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर, वो हम देखेंगे. Basically, initially, I had planned कि I was only going to discuss about the courses that we were offering for UGC NET JRF, but later फिर मैंने decide किया कि that there are a lot of students who do not even know कि UGC NET JRF and all इसका relevance क्या है, इसके लिए prepare कैसे करना है, क्यों करना है, पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में basically क्या होता है. So initially I will discuss all the little details about the exam, क्यों करना चाहिए, what is the relevance, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑल दोज थिंग्स. और उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज दैट आर अवेलेबल. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दीज आर द लिंक्स. आप इन पे मेरे को कभी भी यू कैन रीच आउट. दिस इज माय ईमेल, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाटएवर, ये आप देख लेना. ठीक है. तो जस्ट टू स्टार्ट कि हमें व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ. तो सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है दैट इज जो आपका नेट जेआरएफ वाला प्लान होता है. व्हाई डू स्टूडेंट्स जनरली डू नेट जेआरएफ. सो देयर आर बेसिकली 3-4 थिंग्स जो बच्चों को दिमाग में रखना चाहिए बिफोर इवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जनरली जो करते हैं लाइक 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और द फाइनेंशियल जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए. देर आर ओनली 10-15% ऑफ द स्टूडेंट्स who just do it because of the research purpose और हमको रिसर्च में आगे जाना है, that thing. So यहाँ पे ज़्यादा कोई डिस्कशन वाली चीज़ है नहीं. So majority of the students who want to qualify JRF उनको बेसिकली वो स्कॉलरशिप के लिए करते हैं. अदर देन दैट अगर आपका नेट भी क्वालिफाई होता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट यू इनटू लेक्चरशिप, इनटू रिसर्च. यू नो अगर आपको पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, you want to get into the different projects that are offered under assistant professor, associate professors जो होते हैं यूनिवर्सिटीज के, तो उनके अंदर प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, तो नेट इज सफिशिएंट फॉर दैट. बट जेआरएफ जो होता है ये एक एडिड लेयर ऑफ सिक्योरिटी और एडिड लेयर ऑफ अचीवमेंट आप मान के चलो, along with the financial benefits जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है. ठीक है. तो दैट इज द थिंग. अदर देन दैट जो जेआरएफ वाला हमारा जो एंटायर प्रोसेस होता है ये एक इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन पीएचडी और समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए क्या होता है, वी हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल, उसका सिनॉप्सिस तैयार करना होता है. एंड उसके बाद यू नीड टू हैव सम लिंक्स विद द कॉलेज प्रोफेसर्स और समथिंग लाइक दैट कि आपको कौन से प्रोफेसर के अंडर करना है, विच इज द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू टेक फॉर पीएचडी एंड हायर स्टडीज. उसके बेसिस पे इफ यू गो एंड अप्रोच टू एनी प्रोफेसर, द फर्स्ट थिंग दैट दे विल बी आस्किंग यू इज कि क्या आपके पास नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या नहीं है. सो इफ यू आर नॉट नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड, तो प्रोफेसर्स आल्सो यूजुअली डू नॉट एंटरटेन द स्टूडेंट्स जिनका नहीं क्वालिफाई होता है. तो देर इज वन स्टूडेंट जिसका क्वालिफाई होगा नेट भी जेआरएफ भी, एंड देर इज अनदर स्टूडेंट जिसका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है. तो जो प्रोफेसर्स भी अपने अंदर पीएचडी और रिसर्च के काम देते हैं, प्रोजेक्ट्स के काम देते हैं, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टूडेंट्स हु आर विद दीज डिग्रीज और जिनके ये एलिजिबिलिटी क्वालिफाई होते हैं उन्हीं को ये काम भी मिलते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको दिमाग में रखने हैं बिफोर गेटिंग इनटू दिस कि हाँ इसका रेलिवेंस क्या है. तो रेलिवेंस इज वेरी ब्रॉड. पहली बात तो ये कि इफ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, इफ यू आर गोइंग इनटू हायर स्टडीज लाइक पीएचडी, एमफिल तो अब ऑलमोस्ट स्क्रैप हो चुका है, तो एमफिल की बात नहीं है. सो इफ यू वांट टू डू पीएचडी, you want to go into lecturership, you want to apply for assistant professor, so net is the bare minimum that you require.
उसके बाद JRF वाली जो चीज़ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके अंदर यू गेट मंथली स्कॉलरशिप ऑफ, इट इज समवेयर अराउंड 35 to 40,000 डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में हो, उसके बेसिस पे। एंड इफ यू गेट एनरोल्ड इनटू PhD और समथिंग लाइक दैट, तो शुरू के इनिशियली 2-3 साल यू गेट द JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और लास्ट के 1 or 2 years यू गेट द सीनियर रिसर्च फेलोशिप विच इज कॉल्ड एज SRF। तो जूनियर रिसर्च में बेसिकली यू गेट लिटिल लेस मनी, और SRF में थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है। सो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस। तो ये तो हो गई बात कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेट एंड JRF। उसके बाद बात करते हैं कि हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल एग्जाम। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि द एग्जाम कंप्राइजेस ऑफ 2 डिफरेंट पेपर्स। वन इज द पेपर 1, जिसको हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी कहते हैं, एंड सेकंड इज द पेपर 2, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जो भी देयर कैन बी स्टूडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वटेवर, तो उनका पेपर 2 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड वन विल बी द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड विच इज कॉमन फॉर एवरीवन। अब हमें क्या करना है, देखो, what mistake students do is they give very undue attention to this paper 1। जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि ओके यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट JRF, या मेरे पास जब भी किसी की क्वेरी आती है, तो दे जनरली आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट द पेपर 1, और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड उनकी बहुत कम क्वेरीज होती हैं। और ओवर द इयर्स आई हैव अंडरस्टूड दैट इसके कुछ 2-3 रीजन है। एक तो ऐसा होता है कि जनरली स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट कि उनका सब्जेक्ट होता है, दे हैव डन ग्रेजुएशन और मास्टर्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो जनरली उनको ऐसा लगता है कि ओके आई एम ओके विद दिस सब्जेक्ट, मेरे को बस शायद पेपर 1 में प्रॉब्लम आ रही है और वहां पे मेरे को ढंग से काम करना है। बट ओवर द इयर्स, स्पेशली लास्ट 4-5 years, जो पैटर्न मैंने एनालाइज किया है, अकॉर्डिंग टू दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट क्वालिफाई JRF, देखो नेट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इवन इफ यू आर decent in your subject specific paper 2, and you can somewhere around 25 to 30 questions if you get correct in the paper 1, तो उसके बेसिस पे भी यू कैन क्वालिफाई नेट। बट द रियल चैलेंज इज द JRF थिंग, ठीक है। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर पास्ट 4-5 years, तो स्टूडेंट्स के जो पेपर 2 में जो उनका डोमेन स्पेसिफिक होता है या सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें मार्क्स कम होते जा रहे हैं फ्रॉम पास्ट 4-5 years। even some of the students under us जिन्होंने like they had qualified in 2021 2022, जब तब उन्होंने किया था तब क्वालिफाई हो गया था, बट आफ्टर 2-3 years वो एक्सपायर हो जाता है, तो यू हैव टू अपीयर अगेन, ठीक है। तो नाउ व्हेन दे हैव अपीयर्ड, तो दे हैव नॉट बीन एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम, एंड व्हेन आई हैव इंटरेक्टेड विद देम कि क्या प्रॉब्लम था, कैसा था, तो द रीजन दे हैव सेड कि जो हमारा पेपर 2 है, एक तो इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट ईयर बाय ईयर, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। एंड पेपर 1 जो है इट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट एंड ट्रिकी, आप कुछ भी कह लो, बिकॉज रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड इज नॉट समथिंग जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो हमें खुद से ही प्रिपेयर करनी होती है। तो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी आप नेट JRF के लिए प्रिपेयर करो और यू प्रिपेयर दिस माइंडसेट कि हाँ मेरे को रिसर्च में जाना है या मेरे को प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो नेट JRF की प्रिपरेशन में द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू मेक इज यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो आपका ज्योग्राफी हो सकता है, फिलोसफी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वट एवर इट इज, तो वहां पे यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। पेपर 1 में इफ यू प्रिपेयर लाइक फॉर 2 months 3 months भी अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस मे बी यू कैन गेट 30 to 35 क्वेश्चंस करेक्ट। बट अगर आप इसमें 15 दिन भी प्रिपेयर करते हो, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है। तो द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग द पेपर 1 इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द पेपर 2। तो पेपर 2 में अगर आप अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इफ यू स्पेंड 2 months 3 months, तो वहां पे मे बी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू कैन इंक्रीज योर 10 to 15 क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप बात करते हो यहाँ पेपर 1 की, तो 2-3 महीने में यू विल हार्डली बी एबल टू इंक्रीज 4-5 क्वेश्चंस और मे बी समथिंग लाइक दैट। इवन आई टेल यू कि अगर मैं आपको अभी भी द 50 क्वेश्चन पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देता हूँ, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व 20 to 25 क्वेश्चंस विदाउट इवन लुकिंग एट द सिलेबस। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आई अपियर्ड फॉर दिस नेट JRF पेपर इन फर्स्ट टाइम इन 2019, एंड यू विल नॉट ट्रस्ट मी कि मैंने पेपर 1 का सिलेबस तक नहीं देखा था। आई डिड नॉट इवन नो कि इसमें होता क्या है,
but I scored very well in the paper 2. Especially there are some of the sections जो हम इस ये जो analysis है इसमें हम बात करेंगे कि what exactly is that. But the point here is कि मैंने paper 1 देखा भी नहीं था when I appeared for the first time and I qualified JRF. और उसका रीजन यही था कि out of 50 questions I got 26 correct in paper 1 and the remaining I did in the paper 2 जो भी था. और that is without even looking at the syllabus. पेपर के अंदर क्या होता है कैसा होता है I did not even know. But when I appeared next time, I think in 2022, उस साल I had to look up the paper 1 because I had already passed out from my masters. So I had some time, spare time था, तो मैंने paper 1 का भी कुछ parts वगैरह देखे थे. तो again, it is a very logical way में अगर आप उसको देखोगे तो you can very easily increase your questions from 30 to 35, and that is more than sufficient to qualify NET JRF. अब इसमें देखो ऐसा नहीं है कि हमको रैंक लाना है या हमको say for example the cutoff is 208 if I'm not wrong. इस साल का जो नेट जेआरएफ का कट ऑफ है इट इज 2208 आउट ऑफ 300. तो अगर आपके 250 भी आ जाएं या आपके 208 भी आ जाएं, यू बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी क्वालिफाइड फॉर नेट एंड जेआरएफ. ऐसा नहीं है कि आपके 250 आएंगे तो आपको फेलोशिप में ज्यादा पैसा मिलेगा या कम आएंगे तो कम पैसा मिलेगा. दैट इज नॉट द केस. सो हमको क्या करना है, वी हैव टू डू वेरी स्मार्ट प्रिपरेशन. पेपर 1 से वी हैव टू टारगेट समवेयर अराउंड 30-35 क्वेश्चंस एंड उसके बाद पेपर 2 में जो है वहां से वी हैव टू डू द मैक्सिमम वी कैन डू, और वो हम अभी बात करेंगे. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम ज्योग्राफी, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली शो यू द एनालिसिस ऑफ लास्ट 4-5 years कि किस तरह से जो पेपर है, पेपर का पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. तो इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक ये थोड़ा छोटा है दिया हुआ, बट आई विल ट्राई टू जूम इन ताकि आपको सबको नजर आए. See, first of all, there are all these different sections in the geography. You can see there is geomorphology, there is climatology, climatology, ocean. Then we have environment biogeography, population geography, urban and settlement geography, economic geography. We have rural and regional planning and like that. Then we have disaster management, geographical thought. We have models in geography, social geography, geography of tourism हो गया, geography of India. We have cartography, remote sensing, GIS, statistics, and some questions related to political geography. ये हैं. अब many at times the query that student ask me is कि सर इतना ज़्यादा syllabus है, how are we going to cover it in like 5-6 months में, ये चीज़ कैसे खत्म होगी? अभी भी देखो, if you can see अभी August start हुआ है. So we have August, September, October, November and December. So December में भी after 15th most probably जो exam होगा. So we have more than 4 to 5 months जिसमें how are we going to prepare all these different sections? तो इसका जब आप एनालिसिस देखते हो, सो फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज 2019, दिस इज 20, 21, 22 एंड 23. अभी आपको पता होगा कि कोविड के बाद से लाइक फ्रॉम 2019 पहले 2 साल 2 पेपर्स होते थे, मतलब इन 1 year दे यूज्ड टू बी वन इन द जून साइकिल एंड वन इन द दिसंबर साइकिल. बट कोविड की वजह से ये सारा डिस्टर्ब हो गया, तो देयर यूज्ड टू बी ओनली वन ऑफ कंबाइंड, जून एंड दिसंबर का एक ही कंबाइंड होता था. ठीक है. सो नाउ इफ यू कैन सी दिस इज जियोमॉर्फोलॉजी. तो जियोमॉर्फोलॉजी में इफ यू कैन सी अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क 14 to 15 क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस. अगर आप 2019 से पहले के भी पेपर्स देखोगे, आई हैव नॉट टेकन दोज पेपर्स बिकॉज जो पैटर्न था उस टाइम एग्जाम का दैट वाज लिटिल मोर फैक्चुअल और थोड़ा इजियर साइड पे होता था. बट 2019 ऑनवर्ड्स मैंने देखा है कि देयर हैज बीन अ drastic shift in the level of question paper. So you can see after geomorphology there is climatology. So climatology has still been one of the most dominant part when it comes to UGC NET JRF. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे साथ कनेक्टेड थे फॉर मास्टर्स की प्रिपरेशन के लिए. तो वहां पे आप देखोगे कि जियोमॉर्फोलॉजी इज स्टिल लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस, बट क्लाइमेटोलॉजी से दे यूज्ड टू ओनली आस्क 0. Some year they have asked 2 to 3 questions, but generally 5 to 10 questions. But अगर आप नेट जेआरएफ की बात करोगे तो नेट जेआरएफ में the climatology is more important than geomorphology. So the concepts related to winds, or they also ask you one passage related to climatology, और उसके बाद उस passage में से you have to answer 5 questions.
ठीक है. सो यू कैन सी दिस ईयर 2023 दे हैव आस्क्ड यू 19 क्वेश्चंस, जिसमें से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी है. दे हैव आस्क्ड यू पैसेज रिलेटेड टू क्लाइमेट, और उसमें से आपको यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस. सो ऑन एन एवरेज यू कैन सी समवेयर 10 to 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम क्लाइमेटोलॉजी. ओशनोग्राफी अगेन यू कैन, आप देख सकते हो 6 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस. सो समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एरिया आल्सो. फिर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट बायोज्योग्राफी. तो इनिशियली दे यूज्ड टू आस्क 5-6 क्वेश्चन, बट बीच में उनको पता नहीं क्या हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड और समथिंग लाइक दैट, like 14 questions in 2021 and 2022. So this can be because of the COVID or because of maybe any other reason, but they have asked you 14 questions. In 14 maybe there are this 5 questions related to passage based. The environment से related कोई passage दिया है and you have to ask questions. You have been asking, they have been asking questions from that. ठीक है. Then we have population geography. Initially they were not asking questions from population geography like 1 question, 2 questions, but initially क्वेश्चन नहीं पूछते थे. अब थोड़ा ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है. तो 21, 22 में उन्होंने लाइक दे हैव आस्क्ड यू अराउंड 10 क्वेश्चंस, एंड 22 में अगेन दे हैव ड्रॉप्ड टू 0 क्वेश्चंस. इस साल आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रुप. Urban settlement, you can see constantly they have been asking somewhere around 2 to 3 questions. So you can expect on an average they will ask you 5 questions from this area. Then उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, जिसमें एग्रीकल्चर से मिनरल्स रिलेटेड क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, सम डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो वाली सारी चीजें हैं. तो समवेयर अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया. उसके बाद देयर आर सम ऑफ दीज minor topics, regional planning, rural development, 1 question they have been asking for last 5 years. तो that thing. Disaster management में again 1 question, सिर्फ 22 में उन्होंने 4 questions पूछ दिए थे, but that is an exception. Otherwise 1 question, 0 question, 1 question, 0 question. Then coming to geographical thought. So geographical thought में you see they have been constantly asking you 10 to 15 questions, or this is one of the most scoring area if you know study it very carefully. तो मैं आपको अपनी एग्जांपल जैसे दे रहा था. आई थिंक आई हैड अपीयर्ड इन 2019, तो उस साल दे हैव आस्क्ड 12 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफिकल थॉट, और ये 12 में से आई गॉट 12 आउट ऑफ 12 करेक्ट इन दिस एरिया. एंड जनरली क्या होता है, बच्चों के यहाँ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में, बिकॉज दे थिंक दैट इट्स अ यू नो थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, चीज़ों को याद करना पड़ता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल थॉट. बट इफ यू कैन रिमेंबर दोज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जोग्राफर्स, कि कौन सा जोग्राफर कौन सी कंट्री से है, what are the important books, क्या contributions हैं. So this is something, a very scoring area. अब they can ask you also 15 question from this area, कभी भी पूछ सकते हैं, because geographical thought is very important when it comes to net JRF. अब देखो बाकी सारे sections में fluctuations होता है. Like geomorphology में भी आप देखोगे some years they have been asking 14 questions, some years they are asking only 6 questions. But geographical thought में you will see they are constantly asking you 10 12 10 12 10 12 इतने questions आते ही. So this is an area जहाँ पे you have to not compromise anything. Then उसके बाद we have models in geography. Models basically you have this urban and settlement geography से कुछ models हैं, you have models from some practical geography. ठीक है. So these are some of the things. Yes, models in geography. उसके बाद we have this social geography, geography of tourism. Again these are some minor topics. फिर बात करते हैं हम geography of India की, and this is again after geographical thought, physical geography की हम thought की बात करें, physical geography से हम we can go to this geomorphology, climatology, geographical thought and Indian geography. अगर आप इन्हीं 4-5 sections को देखते हो, तो more than 50%, 50 to 60% of the question paper is framed from these 4-5 sections. ठीक है. फिर cartography, remote sensing, again statistics, political geography, 3 to 4 questions, 3 to 4 questions, and you are done with all of this. Now the purpose of me doing all this analysis is just to make you understand कि हमको time कैसे manage करना है. So when we say we have like 4-5 months, so that does not mean कि we are going to give equal amount of time to all these different sections. अगर आपको समझ में आ रहा है कि okay, Indian geography से 15 questions, 14 questions, 20 questions,
They can ask you any year there, they can ask you 15 questions. इतना हो ही रहा है on an average basis. You can see geographical thought. So you can expect any year they will ask you 10 questions, or maybe they can ask you 15 questions from this area. Similarly, economic, agricultural, geography से. If you have prepared for master's entrances with us, you must be knowing कि economic, agricultural, geography से 0 to 5 questions they ask you in the MA geography entrances. ठीक है, but यहाँ पे you see 10 to 15 questions they are asking you from this area. Similarly, environment, biogeography, 4 to 5 questions hardly in master's entrances, but see 14-15 questions भी यहाँ से पूछ सकते हैं वो in NET JRF. And physical geography, geomorphology, climatology, it is always any geography based entrance exam आप कहीं भी दोगे, it is the backbone of the exam. तो हमको कैसे टाइम मैनेज करना है? So whenever you have a sectional test, तो sectional test में if there is geomorphology and climatology, तो इसको you have to spend more time. तो आपके पास 5 months है, तो 5 months में से 3 to 4 months आपके इन्हीं 4-5 sections में जाएंगे, like geomorphology, climatology, environment, biogeography, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक हो गया, आपका थॉट हो गया और इंडियन ज्योग्राफी हो गया. तो इसी में आपके लाइक 4 मंथ्स जाएंगे. उसके बाद लाइक 1 मंथ के अंदर विल बी गोइंग टू कवर ऑल दिस स्मॉलर सेक्शन. 1 मंथ ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लाइक 4 महीने तक हम सिर्फ ये करेंगे और देन लास्ट के इसमें करेंगे. आई एम जस्ट टेकिंग एन एवरेज कि फॉर एग्जाम्पल अगस्त में यू हैव गिवन 2 to 3 days टू दीज स्मॉलर सेक्शंस, फिर उसके बाद सितंबर में आपने 4-5 दिन दे दिए. तो ऐसे करते करते हो जाएगा आपका. ठीक है. So this is the broad understanding of the NET JRF question paper. और कभी भी whenever you're starting your preparation, the first thing that I had to discuss with all of you कि कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, be it MA Geography entrances, be it any competitive examination, UPSC हो सकता है, आपका state PCS हो सकता है, it can be SSC or this NET JRF also. The first thing that you have to do is pick up the syllabus. Syllabus is also second thing. First thing is the previous year question papers. Now अगर आपने previous year question papers like past 5 to 10 years आप previous year question papers को ऐसे analyze कर दोगे, you get a bird eye view. आपको अभी जैसे जैसे मैंने बता दिया ना, तो आप whenever you end this session तो आपको इतना clarity होगा दिमाग में, okay I have to read Indian geography, I have to read geographical thought, मेरे को geomorphology and climatology अच्छे से करना है. ठीक है. Economic and agricultural geography से they have been asking so many questions. यहीं से आपका 60 to 70% of the mindset clear हो जाएगा. Then उसके बाद next level के जो questions आते हैं कि okay अब हमें ये prepare करना कहाँ से है, what are the sources that we are going to refer. ठीक है. So that is a secondary thing. तो first thing जो हमने कर दिया है, I have done this for you. तो जब भी entrance exam हो जाता है तो I will add this next. जैसे 23 का हो गया तो दिसंबर के बाद there will be one more graph in this. तो वो वाली जो चीज़ है. तो नेक्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन, तो स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से करनी चाहिए. इफ यू हैव बीन विद अस फॉर मास्टर्स प्रिपरेशन और एनी अदर एग्जाम प्रिपरेशन, तो आई हैव ऑलवेज सेड कि आपने चाहे बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी किया हो, आपने चाहे मास्टर्स इन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया हो, आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज. चाहे आपने एनसीईआरटीज को पहले भी पढ़ रखा हो, बट स्टिल व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ प्रिपरेशन, ऑलवेज स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड. हमेशा खुद को ऐसी पोजीशन पे लेके चलो कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये मिस्टेक मैंने अपने इनिशियली प्रिपरेशन में किया था व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी एंड ऑल. फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा लगता था कि हाँ ये बुक तो हमने पढ़ी हुई है, अब इसको क्या पढ़ना वापस से. देन आई यूज्ड टू गेट अनदर बुक. से फॉर एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी पढ़ा हिस्ट्री का, सेकंड टाइम आई गॉट बिपिन चंद्रा, थर्ड टाइम आई गॉट सम अनदर कॉम्पिटिटिव बुक. ठीक है. तो उससे क्या होता है कि यू आर जो आपकी प्रिपरेशन होती है ना, उसमें आप एक पीछे वाले जो चीजें आपने कवर की होती हैं, यू स्टार्ट टू मिस आउट ऑन दोस थिंग्स. आपके बेसिक्स एक बार हिल जाते हैं. एंड एडवांस में आप जैसे जैसे जाते हो तो आपका ना बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन टिकी होती है, वो थोड़ी इट स्टार्ट्स टू बिकम लिटिल शैलो. ठीक है. सो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, सो मे बी यू आर स्टार्टिंग फॉर दिसंबर साइकिल और मे बी यू आर स्टार्टिंग फॉर नेक्स्ट ईयर के आप जून साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. So just have this clear mindset कि okay I am preparing for NET JRF and I am going to start from the very basics. और बेसिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो यू हैव डन ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए जब तक आप ज्योग्राफी के फील्ड में हो,
क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, दे आर गोइंग टू बी द होली बुक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में भी चले जाते हो, इवन इफ यू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको किसी को से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ाने हैं या आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई पार्ट पढ़ाना है, some at some point you will refer to the NCERTs to teach those subjects also. अभी भी मुझे भी कोई लेक्चर डिलीवर करना होता है तो फर्स्ट थिंग दैट आई स्टडी इज एनसीईआरटी, उसके बाद मैं एडवांस बुक से वो टॉपिक देखता हूँ एंड देन आई गो टू इंटरनेट और जो भी वैसी चीज होती है। सो द पॉइंट हियर इज कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आपके जो क्लास 11 12 की एनसीईआरटीज हैं, देयर आर 6 एनसीईआरटी बुक्स। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं उनको पहले एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस के लिए, मैंने उस टाइम पे भी बहुत बार कहा था। आपने अगर पढ़ा हुआ है, आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप उनको वापस से पढ़ो विद अ फ्रेश माइंडसेट कि इस बार मैं नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहा हूँ, एंड जस्ट कीप दिस एनालिसिस इन द माइंड। यहाँ पे आप देखोगे कि क्लाइमेटोलॉजी की ज्यादा वेटेज है, इंडियन ज्योग्राफी की ज्यादा वेटेज है, तो यू विल रीड दीज एनसीईआरटीज विद दिस अप्रोच, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं उनको आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है। जब मास्टर्स के लिए प्रिपेयर किया था तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, आई हैड टोल्ड कि हाँ इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है। बट नाउ यू सी देर आर 14 15 क्वेश्चंस, एनवायरमेंट बायो ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो नाउ यू विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। तो ये जो चैप्टर्स होंगे आपके एनसीईआरटी में, इन पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो द पॉइंट हियर इज यू गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट विद अ डिफरेंट अप्रोच। मास्टर्स की अप्रोच थोड़ी अलग थी, नेट जेआरएफ की अप्रोच थोड़ी अलग है। ठीक है। आइडेंटिफाई द कोर एरियाज। तो कोर एरियाज को बेसिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका वही है कि आप एनालिसिस एक बार ढंग से कर लो। तो एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी शोन यू, मैं आपके मेल पे भी भेज दूंगा ये, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है। ये आपका हो गया, आइडेंटिफाई कर लो कोर एरियाज। मैंने जैसे बता ही दिया आपको याद हो गया होगा आई एज्यूम। ठीक है, बेसिक्स से आप करोगे, उसके बाद फोकस ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स। नाउ व्हाट आई मीन बाय लो हैंगिंग फ्रूट्स इज, पहले पॉइंट तो मैंने आपको यही बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट वरीड। आपने जो गूगल फॉर्म में भी रेस्पॉन्सेज दिए थे, मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन द पेपर वन, बट दैट इज नॉट अ लो हैंगिंग फ्रूट। उसके लिए यू हैव टू डू एंटायर प्रिपरेशन, एंटायर स्टडी। आपको उसके लिए प्रॉपर बुक चाहिए होगी, और उसमें भी उस पेपर के भी अंदर देर आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, लाइक देर इज द कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, आईसीटी वाला पार्ट है। ठीक है। आईसीटी वाला पार्ट हो गया, एंड देर आर सम अदर टॉपिक्स। तो वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उस सब्जेक्ट के भी अंदर। ठीक है। बट प्राइमरीली जब लो हैंगिंग फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आई टॉक अबाउट द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और डोमेन में भी देर आर 5 6 सेक्शंस जिसमें यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट बायोज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफिकल थॉट हो गया। ठीक है। स्टैट्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, अगेन 3 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट दे आर अगेन वेरी इजी लेवल क्वेश्चंस। ठीक है। तो फोकस करना है हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स पे, एंड दीज लो हैंगिंग फ्रूट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। कुछ लोग होते हैं जिनको फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा पसंद होता है, दे आर स्ट्रॉन्ग इन दैट थिंग। कुछ को होता है मे बी दे आर गुड इन मैथमेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अच्छा लगता है। सो वट एवर यू आर स्ट्रॉन्ग इन, दैट इज अगेन अ लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू। तो उसमें कभी भी एज अपनी लूज नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि थॉट इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग एरियाज, ज्योग्राफिकल थॉट, एंड फिजिकल ज्योग्राफी इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्ग एरियाज। तो जब भी इस एरिया से पेपर आएगा, देखो ये तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन से साल कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि थॉट से, इंडियन ज्योग्राफी से, फिजिकल में क्लाइमेट जियोमॉर्फोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स में जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कभी भी उनमें वीक नहीं पड़ना है। ठीक है। अगर आपका जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, क्लाइमेटोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, सो ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, घूमते फिरते या कुछ ऐसे करते करते, वंस अ वीक और वंस एवरी 10 days एक बार इन सेक्शंस को गो थ्रू, फ्रॉम सम ऑफ द टॉपिक्स। क्लाइमेट कर रहे हो तो प्रेशर बेल्ट्स एक बार देख लिया, अगर क्लाइमेट से बोर हो गए तो जियोमॉर्फोलॉजी खोल के उसमें से लैंड फॉर्म्स एक बार देख लिए, बिकॉज यू सी लैंड फॉर्म्स, प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स, लोकल विंड्स, हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ट्राइब्स वाला कुछ हो गया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दे आर रिपीटिंग एवरी ईयर। ठीक है। सो दीज आर ऑल द लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो इनमें यू हैव टू ऑलवेज टारगेट दीज फर्स्ट। उसके बाद हम जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड,
ठीक है, वो वाली चीजें हो गई। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में थोड़े वीक होते हैं, मे बी स्टैटिस्टिक्स में आप थोड़ा वीक हो, बट सी वो एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस में उसमें पूछ लेते हैं 6-7 क्वेश्चंस। यहाँ पे यू सी फ्रॉम पास्ट 4-5 ईयर्स 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इस साल उन्हें 5 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बट स्टिल अगेन दिस इज नॉट अ वेरी हाई रिवॉर्डिंग एरिया। तो हाई रिवॉर्डिंग एरियाज पे आप फोकस करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन लॉन्ग रन। ये तो होगी प्रिपरेशन वाली बात। उसके बाद आता है कि हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ। ये तो आपने हो गया, एनालिसिस कर लिया, आपने बेसिक्स पढ़ लिया, आपने कोर एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया। कोर एरियाज में भी यू हैव कंप्लीटेड द बेसिक्स, यू हैव स्टडीड सम ऑफ द एडवांस बुक्स। तो उसके बाद आपको क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिसिंग टेस्ट्स। एंड नाउ व्हेन आई से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important pillars of any preparation, बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी का प्रीलिम्स आप दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स दोगे, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपेयरिंग फॉर एनी एनी एंट्रेंस एग्जाम, आपकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड राइटिंग फुल प्रॉपर टेस्ट, तब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग एंड व्हाट इज योर वीकनेसेस, कि आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब वीकनेसेस की बात करते हैं हम या क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपने कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स दैट यू मेक। पहली मिस्टेक ऐसी होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड यू नो द क्वेश्चन वेरी वेल, आपको पता है कौन से टॉपिक से है, यू हैव बीन यू वेंट थ्रू द ऑप्शंस, आपको लगा कि ओके 2 ऑप्शंस आई हैव एलिमिनेटेड, देयर आर 2 ऑप्शंस व्हिच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इनमें से क्या आंसर होगा। सो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक मीन्स कि आपने, आपकी कवरेज अच्छी है, आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट यू लैक रिविजन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपने रिवाइज शायद ढंग से नहीं किया है और कंसोलिडेशन में आपकी कमी है। दिस इज दैट टाइप ऑफ मिस्टेक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा और आपको बिल्कुल यू डिड नॉट इवन गेट एनी आइडिया कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, फिर आपने ऑप्शंस पढ़े, यू हैव जीरो आइडिया अबाउट द ऑप्शंस। ठीक है, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस सिग्निफाई 2 थिंग्स। एक तो ये हो सकता है कि दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, जो किसी को भी नहीं आता है, बट इफ अदर्स हैव सॉल्व्ड इट, तो तब इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कवरेज है दैट इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव, तो आपकी कवरेज में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देयर इज थर्ड टाइप ऑफ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स मेक, कि ओके क्वेश्चन भी आता है, ऑप्शंस भी पढ़ लिए, ढंग से कर लिया सब कुछ, एंड देन व्हाइल मार्किंग द आंसर, मार्क सी करना था, मार्क डी कर दिया। ठीक है, सो दैट इज अ टाइप ऑफ अ सिली मिस्टेक। सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक इज लाइक, क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, और आपने ऑप्शंस एक बार पढ़ के और सेडिमेंटरी रॉक कौन सी थी वो करेक्ट कर दी, तो आपने नॉट को इग्नोर कर दिया। सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ सिली मिस्टेक। तो इससे समझ में आता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपकी कवरेज अच्छी है, आपने रिवाइज भी ढंग से किया है, बट यू जब आप टेस्ट देते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू आर नॉट अटेंटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, द पैटर्न ऑफ योर मिस्टेक्स, कि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी कवरेज कम है, या आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, किस तरह की आप गलतियां कर रहे हो, ये वाली सारी चीजें आपको तब समझ में आती हैं व्हेन यू राइट अ फुल टेस्ट, या आप एक प्रॉपर एक प्रैक्टिस टेस्ट बैठ के लिखते हो फॉर 1 आवर 2 आवर, उसमें ये चीजें समझ में आती हैं। नाउ प्रैक्टिसिंग टेस्ट एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन अगेन आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो आजकल, इट्स अ डिजिटल एरा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे वी पोस्ट 5 क्वेश्चंस एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, अभी हम स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो पार्क में घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ओपन अप द टेलीग्राम चैनल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो क्वेश्चन टैप करके आंसर देखना है करेक्ट हुआ है नहीं। दैट इज नॉट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज, आपने टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या आया है, यू टैप्ड इट, आपने देखा ओके ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया, सो आउट ऑफ से 5 क्वेश्चंस यू गॉट 3 करेक्ट 2 इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ये कहता है एक्चुअल में कि आपने जो वो 2 क्वेश्चंस गलत किए हैं, यू नीड टू मेक अ सेपरेट कॉपी और नोटबुक, जिसमें आप उसमें इन जस्ट 2-3 लाइन्स यू विल मेंशन कि क्या आपने गलती की थी। इफ नॉट दैट, यू कैन सिंपली जस्ट राइट कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन था, क्या इसमें पूछा था, जस्ट 2-3 लाइन्स अगर आप लिखोगे। मंडे टू फ्राइडे वी आर सेंडिंग लाइक 25 क्वेश्चंस पर वीक। तो हर वीक में आपके अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी आप बनाते हो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समथिंग लाइक दैट,
तो उसी से आपकी एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन दिसंबर में जब आपका एग्जाम होगा, तब तक देयर विल बी वेरी कंसोलिडेटेड कॉपी, जिसमें 2-2 लाइन में आपके कुछ नोट्स तैयार होंगे, ठीक है? सो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डू नॉट फॉलो दिस थिंग, बट मैं पर्सनली आपको कहता हूँ कि अगर आप कोई भी टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो या आपने कोई वेबसाइट का एक्सेस ले रखा है या कुछ भी ले रखा है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली मीन्स कि आपके अपनी हैंडराइटिंग में यू हैव टू टेक आउट सम इम्पोर्टेंट नोट्स, या आपके कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जो आप वहाँ से ले रहे हो। अदरवाइज़ 3, 4, 5 महीने के बाद टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चंस इतना ऊपर चले जाएँगे, ट्रस्ट मी यू विल नॉट गो बैक एंड चेक ऑन दोज़ क्वेश्चंस। बट आपने एक बार क्वेश्चन देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, यू हैव रिटन डाउन दैट एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक। वो नोटबुक आप एग्ज़ाम से 4 दिन पहले भी रिवाइज़ कर सकते हो, 5 दिन पहले भी रिवाइज़ कर सकते हो। इवन ऑन द डे ऑफ योर एग्ज़ाम आप वो रिवाइज़ कर सकते हो। बट आप उस दिन जाके टेलीग्राम चैनल पे हर एक क्वेश्चन को दोबारा से स्क्रॉल नहीं करोगे। सो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज़ दैट थिंग। ये बेसिकली दिस इज़ टू एनहांस योर नॉलेज, टू सप्लीमेंट योर स्टडीज़, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ-साथ डेली बेसिस पे आप मानो कि 2 और 3 पॉइंट्स यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज़ क्वेश्चंस। प्रैक्टिसिंग टेस्ट इज़ अ डिफरेंट एक्सरसाइज़। इसमें क्या होता है कि यू आर जस्ट सिटिंग फॉर 2 आवर्स, 1 एंड हाफ आवर, 2 आवर्स, उसमें बैठ के आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, और उन मिस्टेक्स से अगेन यू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड सेकंड चीज़ होती है, आप अपने ब्रेन को एक तरह से ट्रेन करते हो कि ओके आई हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स और उसके बाद मेरे को एग्ज़ाम देना है। जनरली क्या आप अब जब आप पहला टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप सेक्शनल टेस्ट वगैरह दोगे, इफ यू एनरोल इन द कोर्सेज एंड ऑल, तो आपको समझ में आएगा कि आफ्टर 10-15 क्वेश्चंस आपका दिमाग एकदम से ब्लैंक आउट हो जाता है। तो पहले 15 क्वेश्चन में यू विल बी हैविंग वेरी गुड अटेंशन, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर 15 से लेके 20-25 तक जो क्वेश्चंस होंगे, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो योर ब्रेन इज नॉट वेरी अटेंटिव फॉर दैट मच पीरियड। तो इनिशियली 15 से लेके 25 के बीच में क्वेश्चंस खराब होंगे, और उसके बाद फिर वापस से आपका अटेंशन वापस टेस्ट पे आएगा। तो 25 से लेके 35-40 तक आपके वापस से क्वेश्चन अच्छे से होने लगेंगे, ठीक है? एंड देन अगेन कुछ एक टाइम पीरियड आएगा बीच में जिसमें कंटिन्यूअसली आपके 5-7 क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे, ठीक है? सो व्हेन यू हैव सॉल्व्ड 5, 10, 12, 15 टेस्ट जब आप सॉल्व करोगे, तब जाके दिमाग को समझ में आएगा ओके यार मेरे को एटलीस्ट 1 आवर, 2 आवर्स तक बैठ के अटेंटिवली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। दिस कम्स विद प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होगा कि आप डे 1 से इस चीज़ में अच्छे हो जाओगे। इवन आई एम नॉट वेरी गुड इन दिस। मैं भी अभी अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता हूँ या कुछ करता हूँ, तो बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम 3-4 मंथ्स बिफोर दैट यू हैव टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज। नो मैटर मैंने कितने अटेम्प्ट दे लिए हों, कितने प्रीलिम्स दे दिए हों, कितने मेंस लिख दिए हों, बट अगेन यू हैव टू गेट इनटू दैट माइंड ट्रेनिंग प्रोसेस कि आपको ट्रेन करना है दिमाग को कि यार दीज 9 टू 11 AM आपको ये टेस्ट लिखना है, 2 टू 4 AM आपको ये टेस्ट लिखना है, तो बी अटेंटिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो टेस्ट प्रैक्टिस करने से ये 2-3 चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो प्रैक्टिसिंग के बाद यू हैव टू एनालाइज़ योर परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, से यू हैव 8 सेक्शनल टेस्ट। तो सेक्शनल टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ओके आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो फिज़िकल ज्योग्राफी में अच्छी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी में अच्छी थी, या आप इंडियन ज्योग्राफी में वीक हो, ज्योग्राफिकल थॉट में वीक हो। कौन से एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। तो आफ्टर एवरी टेस्ट यू विल स्पेंड एटलीस्ट 1 or 2 आवर्स टू अंडरस्टैंड योर परफॉर्मेंस, कि आपको कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, व्हिच आर द वीक एरियाज़, व्हिच आर द टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे आफ्टर द टेस्ट, एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस, दिस इज़ गोइंग टू continuously improve your performance. So after first test, you will improve 1 or 2 points. After second, third, fourth, fifth. So after at 10-15 tests, you will almost understand this is the type of mistakes I make. These are the type of questions जहाँ पे मैं गलती करती हूँ या करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है, जैसे चैट बॉक्स में प्रीति वर्मा ने लिखा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी टफ, ठीक है? तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस। किसी को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, किसी को असर्शन रीजनिंग मुश्किल लगते हैं, किसी को डायरेक्ट डेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, ठीक है? एंड देयर आर सम क्वेश्चन जिनको कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वहां से प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स जो आपको विद टाइम समझ में आएंगे व्हेन यू हैव रिटन
5, 7, 8 टेस्ट। तो टेस्ट के बाद में यू विल अंडरस्टैंड कि ओके फाइनल एग्जाम में जब आप जाओगे यू विल सी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि आई हैव गिवन 15 टेस्ट और मेरे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत होते हैं। सो यू विल बी इवन मोर कॉशियस एट दैट पॉइंट, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू, हम डायरेक्टली बिना टेस्ट लिखे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, और जो मिस्टेक्स हमें टेस्ट सीरीज में करना चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट करते टाइम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करना चाहिए, वो मिस्टेक्स हम डायरेक्टली एग्जाम में करते हैं। और होता क्या है कि वी एंड अप लूजिंग दोज 5-6 एक्स्ट्रा मार्क्स, और वही 5-6 मार्क्स होते हैं जो हमें लिस्ट के बाहर या अंदर करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको लो हैंगिंग फ्रूट पे फोकस करना है, दैट इज जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपको बैक करना है हमेशा। इफ यू आर गुड इन फिजिकल ज्योग्राफी तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यार फिजिकल मेरा अच्छा है मैं ह्यूमन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, या मेरा ह्यूमन अच्छा है तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेती हूँ, उस तरह से नहीं करना है। ऑलवेज कीप रिवाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स। आपको नहीं पता है कि किस साल कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड आपको अपनी वीकनेसेस को भी स्ट्रेंथन करना होता है। ठीक है, सो मे बी यू आर से आप फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे हो बट यू आर नॉट वेरी गुड इन इंडियन ज्योग्राफी, बट यू सी इंडियन ज्योग्राफी की वेटेज कितनी ज्यादा है। दिस ईयर इन 2023 दे हैव आस्क्ड यू 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी। नाउ 20 क्वेश्चंस मीन अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी को इग्नोर किया है और इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट प्रॉपर्ली तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। तो अगर 20 क्वेश्चन आपके वैसे ही गलत हो गए, 80 में से आपकी एक्यूरेसी कम होके से मे बी यू हैव सॉल्व्ड ओनली 60 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 60 वहां से हो गए, 30 यहाँ से हो गए, ओवरऑल गेट 90 क्वेश्चंस, स्कोर आपका 180 बन रहा है। सो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी आउट। 20 मार्क्स जो आपके कम हुए वो कहाँ हुए, इंडियन ज्योग्राफी से कम हुए। ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि एक तो आपको स्ट्रेंथ्स को बैक करना है और वीकनेसेस को कभी ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि ओके मेरा ये वीक है तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ या करती हूँ, आई विल फोकस ऑन सम अदर एरियाज। ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक से यू स्टार्ट अप दिस थिंग, यू डिस्कस इट विद योर पर्सनल मेंटर कि सर मेरे को इसमें प्रॉब्लम आता है तो मैं इसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू गेट दोज एक्स्ट्रा 10-15 मार्क्स जो आपको बेसिकली जो आपको रेस से बाहर करते हैं यहाँ। ठीक है, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन क्या होता है कि फर्स्ट इज आवर रीडिंग वाला फेज, सेकंड इज आवर रिविजन फेज, एंड थर्ड इज आवर कंसोलिडेशन फेज। तो इफ आई कैन क्विकली टेल यू दिस थिंग कि पहले तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है तो दैट इज योर रीडिंग फेज। ठीक है, फिर उसके बाद आप कुछ एडवांस बुक्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसमें एक मॉडल्स का सेपरेट सेक्शन है। देखो इफ यू कैन सी मॉडल्स इन ज्योग्राफी 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, तो मॉडल्स इन ज्योग्राफी एक बुक आती है माजिद हुसैन की। इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व फ्रॉम द एनसीईआरटीज। ठीक है, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नहीं होते एनसीईआरटी में, उसके हम नोट्स वगैरह शेयर कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी तो ये कहाँ से करना है, तो ऑल दीज थिंग्स ये आपकी कुछ एडवांस बुक से कवर होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे, सेकंड टाइम आपने जो भी रीडिंग के टाइम पे कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे, सेल्फ रिटन नोट्स, कुछ नोट्स हम जो शेयर करते हैं उन सबको मिला के आप उनका रिवाइज करोगे। सो मे बी रीडिंग के टाइम पे इफ यू आर रीडिंग 100 पेज बुक तो नोट्स आप कंप्रेस करके द नोट्स विल बी ओनली 10 to 15 पेजेस। ठीक है, तो दिस विल बी फर्स्ट विल बी आपका रीडिंग फेज, सेकंड विल बी आपका रिवीजन जो आप अपने नोट से हैंड रिटन नोट अंडरलाइन जो आपने किया होता है बुक में उससे करोगे, एंड थर्ड इज द कंसोलिडेशन फेज। ये वाली जो स्टेज है यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये हार खा जाते हैं, हार खा जाते हैं, मार खा जाते हैं, एनी सेम थिंग्स। ठीक है, होता क्या है कि हम रीडिंग कर लेते हैं, हमको ऐसा भी लगता है कि हमने रिवाइज कर लिया यार, मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया था, रिवाइज भी कर लिया, स्टिल व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द मार्क्स। तो वहां पे प्रॉब्लम रह जाती है कंसोलिडेशन की। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं कि वी शेप वैली जो है ये कौन सा लैंडफॉर्म है, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं ऑक्सबो लेक है जो वो कहाँ मिलता है। ठीक है, सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ सर्क, या मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी से पूछूं फेरल सेल क्या होता है, हेडली सेल क्या होता है। इफ आई आस्क यू व्हाट आर वेस्टर्लीज, व्हाट आर ट्रेड विंड्स। सेटलमेंट ज्योग्राफी से मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर क्लस्टर्ड सेटलमेंट, व्हाट आर हेमलेटेड सेटलमेंट्स। फिर सिमिलरली अगर मैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पे जाऊं तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मर्केटर प्रोजेक्शन।
ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में एज़ इट इज़ ये चीज़ें आ रही होंगी। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपने रीडिंग करके छोड़ दी हैं या रिवाइज़ करके छोड़ दी हैं। दीज़ आर दोज़ थिंग्स व्हिच आर कंसोलिडेटेड इन योर माइंड, तभी जाके आप ये चीज़ बता पा रहे हो कि ओके, वी शेप वैली इज़ एन इरोजनल लैंडफ़ॉर्म, या ऑक्सबो लेक जो होता है ये मैच्योर या ओल्ड स्टेज में मिलता है। ठीक है? सर्क इज़ अ ग्लेशियल लैंडफ़ॉर्म, मर्केटर प्रोजेक्शन जो होता है ये वर्ल्ड मैप्स के लिए यूज़ होता है, एटलस मैप के लिए यूज़ होता है। इक्वेटर इज़ स्टेबल एंड एक्यूरेट, पोल्स की तरफ जाते-जाते डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं व्हिच यू रिमेंबर एंड व्हिच यू हैव यू नो मेमोराइज़्ड, और ये आपकी इतनी ज़्यादा कंसोलिडेटेड है कि आपको कोई रात में भी उठा के पूछ लेगा कि एक बार बताना यार कि वी शेप वैली जो होती है वो क्या है? ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल एज़ कंसोलिडेशन, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे मेक दिस मिस्टेक, दे इग्नोर दिस पार्ट। हम बस रीडिंग एंड उसके बाद बुक खोल के दोबारा से देख लिया, रिवाइज़ कर लिया कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। उसी में हम रह जाते हैं। हम कभी भी मेमोराइज़ेशन, जो कहते हैं ना रट्टा मारने वाली चीज़ या क्रैमिंग वाली चीज़, उसको हम हमेशा नेगेटिव वे में लेके जाते हैं कि हम कोई भी चीज़ में हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम याद नहीं करेंगे। ठीक है? तो वो वाली चीज़ नहीं काम करती है एक्चुअल लाइफ़ में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ एक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ और आप हो। मेबी यू आर वेरी गुड इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता है। यू हैव कवर्ड ईच एंड एवरी बेसिक बुक, एवरी एडवांस बुक। बट ऑन द अदर हैंड मैं हूँ, मैंने बस एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, बट आई हैव कंसोलिडेटेड। आप मेरे को पेज पेज नंबर के हिसाब से मेरे को सब कुछ याद है। उस पेज नंबर पे इनलैंड वाटरवेज़ दिए, नेशनल वाटरवेज़ दिए, नेशनल वाटरवे 1 इज़ फ्रॉम हियर टू हियर। सब कुछ याद है मुझे, आई हैव एवरीथिंग। तो हू डू यू थिंक विल स्कोर मोर मार्क्स इन द एग्ज़ाम? ऑब्वियसली कंसेप्चुअल वाले का जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो याद होंगे। इवन इफ माय कंसेप्ट्स आर नॉट गुड, आई हैव मेमोराइज्ड एवरीथिंग। ठीक है? तो व्हेन द रिजल्ट्स कम्स, तो द स्टूडेंट हु हैज मेमोराइज्ड ईच एंड एवरीथिंग, जिसको हर चीज बाय हार्ट है, ही हैज कंसोलिडेटेड ईच एंड एवरीथिंग, ही और शी विल एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स देन यू। आपने हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ा हो उससे, ज्यादा टॉपिक्स कवर किए हों, ज्यादा बुक्स पढ़ी हो, बट इफ यू हैव नॉट कंसोलिडेटेड enough number of topics. I'm not saying you have to read and revise, consolidate every topic, हर टॉपिक को रट्टा मारना, ऐसा नहीं है। अब डेवी साइकिल ऑफ इरोजन में आपसे पूछ रहा हूँ या पेंक साइकिल ऑफ इरोजन पूछ रहा हूँ, दीज आर ऑल वेरी कंसेप्चुअल थिंग्स। आप एक बार पढ़ोगे, समझोगे, एग्जाम में आप क्वेश्चन सही कर दोगे। या इफ आई आस्क यू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी समझने वाली चीजें हैं, इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। बट इफ आई आस्क यू सम डेटा रिलेटेड टू मिनरल प्रोडक्शन, या हम मैं पूछूं माइग्रेशन कौन सी स्टेट से ज्यादा होता है, इंटरस्टेट माइग्रेशन से रूरल टू अर्बन ज्यादा है या अर्बन टू रूरल ज्यादा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग जो आप एक बार पढ़ने से आपको कभी याद नहीं होगा। यू हैव टू रीड इट अगेन एंड कंसोलिडेट। अगर नहीं हो रहा है तो एग्जाम में देखो हर साल क्वेश्चन आते हैं इन पे। ठीक है? एंड इफ यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज दीज थिंग, तो यू विल लूज मार्क्स एट दिस स्टेज। ठीक है? फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को कि क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, क्या करना होता है। बट आई विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल ऑफ दैट इन टुडेज़ सेशन। बट जस्ट क्विकली गिव यू वन मोर एग्जांपल टू दिस कंसोलिडेशन। तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि या तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन और ऑप्शंस में कोई आइडिया नहीं है। सेकंड स्टेज कैन बी दैट ऐसा हो सकता है कि आपने पढ़ा और देयर आर 2 ऑप्शंस दैट यू हैव एलिमिनेटेड, और थर्ड ऑप्शन जो था एंड फोर्थ ऑप्शन यू हैव नो आइडिया अबाउट दोस। या फिर ऐसा हो सकता है यू हैव एलिमिनेटेड ओनली वन ऑप्शन एंड रिमेनिंग यू डू नॉट हैव एनी आइडिया। ठीक है? तो जो कंसोलिडेशन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके 100% करेक्ट होते हैं ना, कि वेयर यू आर एबल टू आउटराइटली एलिमिनेट 3 ऑप्शन, देखते ही आपने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, यू हैव अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर। ये वाली जो चीज़ होती है, दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद द टॉपिक्स जो आपके कंसोलिडेटेड हैं। जो आपके 100% श्योर क्वेश्चंस होते हैं, वो यही क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपने टॉपिक्स को पढ़ा है, रीडिंग किया है, रिवाइज़ किया है, एंड देन यू हैव आल्सो कंसोलिडेटेड दोज़ टॉपिक्स। 50-50 अगेन वो वाली जहाँ पे आपका रिवीजन लैग करता है या रिवीजन में कमी रह गई। एंड फर्स्ट थिंग, जहाँ आपने रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो वो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको ना क्वेश्चन समझ में आएगा, ना ऑप्शन समझ में आएँगे। ठीक है? एंड अदर देन दिस, से 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में से 15-20 क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रोफेसर एंड क्वेश्चन सेट करने वाला जो इंसान होता है, वो अपनी इज्जत के लिए भी वैसे क्वेश्चंस बना देता है जो किसी को सॉल्व करने नहीं आते।
सो कभी भी उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना होता है कि यार वो पता नहीं क्या पूछ लिया, आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट। दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, ठीक है, एंड दोज क्वेश्चंस डू नॉट सेट द कट ऑफ्स एंड ऑल, ठीक है। कट ऑफ सेट करते हैं इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। So for example, out of 100 questions, there were 35 easy questions and 25 to 30 moderate level questions, ठीक है। अगर आपने इन इजी और मॉडरेट लेवल में ज्यादा ब्लंडर्स कर दिए, सो फॉर एग्जांपल इजी क्वेश्चंस में आप 30 में से आपकी सिर्फ 20 करेक्ट हैं, so see those 10 questions that you have lost, वो majority of the students have got correct, तो वहां पे you are already out, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, आपने ऐसा किया कि जो आपके बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस थे, देयर वर 20 क्वेश्चंस व्हिच वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, उसमें से अगर आप 15 भी गलत कर देते हो, यू हैव गॉट ओनली 5 करेक्ट, बट आपके इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस यू हैव गॉट करेक्ट एंड आपकी एक्यूरेसी अच्छी है उनमें, तो क्या होगा कि यू विल गेट नेट एंड फॉर श्योर, एंड दैट इज अ गारंटी। अगर आपका इजी एंड मॉडरेट लेवल इज स्ट्रॉन्ग, और वही चीज है जो आपका कट ऑफ सेट करती है, आपको रैंक दिलवाती है, ठीक है। इन एनी एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर नेट जेआरएफ, मास्टर्स का हो, कॉम्पिटिटिव हो, एनी एग्जाम, मॉडरेट एंड इजी लेवल आर द क्वेश्चंस जो हमको टारगेट करने हैं, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ दीज लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो क्वेश्चन पेपर में जब हम बात करते हैं तो वहां भी लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन, कि किस किस तरह से आपको कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रखना होता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हाउ मच टाइम नीडेड टू स्टडी, तो मैंने आपको बता दिया 4 to 5 months इज सफिशिएंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करता है, वो ग्रेजुएशन से होके आ चुके होते हैं, मास्टर्स उन्होंने एनरोल कर लिया होता है, एंट्रेंसेस क्वालिफाई किए होते हैं, तो उतना ज्यादा स्टडी किया होता है पहले ज्योग्राफी का सिलेबस एंड ऑल। तो टाइम नीडेड टू स्टडी, अगर आप मास्टर्स की प्रिपरेशन करोगे तो आई यूजुअली रिकमेंड 6 to 8 months। और ये भी मैं अभी कह रहा हूँ, अर्लियर एग्जाम का जो पैटर्न था वो बहुत इजी था, तो आई यूज्ड टू से 4 to 6 months, बट नाउ लास्ट 2 years में मैंने जो देखा है, तो आई हैव नाउ बीन रिकमेंडिंग 6 to 8 months, बट नेट जेआरएफ के लिए यूजुअली 4 to 5 months इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ, ठीक है। मीडियम ऑफ स्टडी इट डजंट मैटर, हिंदी में कर सकते हो, हिंदी में इफ यू आर कॉन्फिडेंट, आपने मास्टर्स ग्रेजुएशन हिंदी से किया है तो यू कैन डू इट हिंदी ऑल्सो, नो बिग डील अबाउट दैट। हाउ टू टैकल ह्यूज सिलेबस इन लिमिटेड टाइम, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ग्रुप में पूछे थे एंड जो गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया था उसमें आके थे, तो ये भी आपको मैंने इसका भी एक हिंट दे दिया था कि सिलेबस दिखने में ह्यूज है, बट देयर आर अगेन 5 to 7 टॉपिक्स, जिसमें से 60 to 70% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, और वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रेफरेंसेस, नोट्स एंड मटेरियल, तो रेफरेंसेस के लिए देखो, फिजिकल ज्योग्राफी पहले मैंने आपको बता दिया कि यू नीड टू हैव वन बेसिक स्टार्ट जो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बता दिया मैंने, क्लास 11th एंड 12th। उसके बाद क्या करना है, वन एडवांस बुक फॉर एवरी सेक्शन। सेक्शन में बेसिकली जो थीम है आपका, ब्रॉड थीम, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक कोई एडवांस बुक अगर आपके पास है ग्रेजुएशन टाइम से, मास्टर्स टाइम से, तो रख लो। फिजिकल ज्योग्राफी जनरली सविंदर सिंह होता है सबके पास, यू कैन कीप दैट, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आ गया। इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, क्योंकि अगर आप डी आर खुल्लर या माजिद हुसैन लेते हो तो दीज आर लाइक 1000+ पेजेस बुक्स, और वो आप पढ़ोगे भी नहीं पूरा, ठीक है। सो देर आर वेरी लेस टॉपिक्स जो आपको करने होते हैं फ्रॉम एडवांस बुक इन इंडियन ज्योग्राफी। हाँ, अगर आपका इफ यू हैव प्लान्स टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव यूपीएससी एंड ऑल, आगे जाना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है, तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी बाय डी आर खुल्लर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूँ, तो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी एंड एनी वन एडवांस बुक इफ यू हैव, तो गुड, अदरवाइज वी शेयर द पीडीएफ ऑफ सम ऑफ द बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो उनसे भी काम चल जाता है पीडीएफ बुक से, क्योंकि बहुत कम टॉपिक्स होते हैं जो आपको रेफर करने होते हैं, एंड अदर देन दैट हम अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, एंड क्विक रिविजन नोट्स भी शेयर करते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, तो उनसे भी यू गेट टू कवर दिस, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, वन बेसिक प्लस वन एडवांस, ठीक है। और इसके बाद इफ यू वांट एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ दैट सिक्योरिटी, तो आप अमेजोन से बुक मंगवा सकते हो सॉल्ट पेपर की, अरिहंत की मंगा सकते हो आप फॉर पेपर 2, एंड पियर्सन आप मंगा सकते हो फॉर पेपर 1। पेपर
1 के लिए यू कैन Pearson, and for paper 2 you can take Arihant. बट दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ऐसा नहीं है कि सुबह शाम इन्हीं को पढ़ रहे हो। आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो आपको अपना नॉलेज एनहेंस करने पे होना चाहिए। दीज आर जस्ट टाइप ऑफ गाइड बुक्स, और ये आपको गाइड बुक्स की तरह ही यूज करनी है। कहीं पे आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है या लाइक दैट, उस तरह से आपको इसको यूज करना है, जस्ट एज अ सप्लीमेंट्री थिंग, नॉट टू रिप्लेस योर बेसिक एनसीईआरटीज या बेसिक एडवांस बुक्स। ठीक है, तो दीज आर द 2-3 थिंग्स जो आपको करनी है। देन उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच, तो ये हम डिस्कस करते रहते हैं लाइक इन आवर कोर्सेज बिफोर एवरी सेक्शनल टेस्ट। आपका फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शनल टेस्ट होगा तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशन, टेक्निक्स, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, किन को टारगेट करना है, कैसे करना है। तो हर सेक्शन से पहले वी विल हैव लाइव सेशन लाइक अ थिंग, जैसे यही गूगल मीट टाइप हो रहा है, गूगल मीट पे होगा या जूम मीटिंग पे होगा। ठीक है, तो हर सेक्शन से पहले वी हैव दिस डिटेल डिस्कशन कि इस सब्जेक्ट को हमें कैसे टैकल करना है, इसमें कौन सी चीजें जो हमें फोकस में रखनी है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स योर विजुअलाइजेशन इज वेरी हेल्पफुल। तो लैंडफॉर्म्स आप प्रिपेयर कर रहे हो या आप साइकिल्स ऑफ इरोजन प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपकी विजुअलाइजेशन, डायग्राम्स वगैरह, दोज टाइप ऑफ थिंग्स दे हेल्प यू अ लॉट। अगर आप ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, से सेटलमेंट ज्योग्राफी और से सोशल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें आपको टेक्स्ट रीड करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन विजुअलाइजेशन एंड डायग्राम। तो हर एक सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर अप्रोच है स्टडी करने की, जो हम करते रहते हैं हर सेक्शन से पहले। सो ओशनोग्राफी कैसे टैकल करना है, एनवायरमेंट बायोज्योग्राफी कैसे टैकल करना है, ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करते रहते हैं। देन उसके बाद वन मोर क्वेश्चन, शुड यू बाय एनी कोर्स और टेस्ट सीरीज एंड ऑल। अगर आप देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ये भी होते हैं जो ऑफलाइन जाके कोचिंग्स वगैरह ले लेते हैं एंड ऑल, एंड ऑफलाइन कोचिंग्स आर रियली वेरी एक्सपेंसिव। मैंने खुद में पता किया था लाइक इन 2020, जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस कि हाँ कितना चार्ज करते हैं दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल। दे विल चार्ज यू समवेयर अराउंड 20,000 to 50,000 डिपेंडिंग ऑन वो कितने फेमस हैं एंड ऑल। और वहां पे दे डू नॉट हैव एनी पर्सनल लाइबिलिटी कि हाँ इस स्टूडेंट को हमें मतलब देखना है या कुछ करना है। दे विल जस्ट कम डिलीवर द लेक्चर, आपको समझ में आया नहीं आया, यू कैन आस्क डाउट्स एंड ऑल, बट दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी इंटरेक्शन दैट आई वुड से। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू डू नॉट रिक्वायर प्रॉपर रेगुलर क्लासेस टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। अब आपने अपनी ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, या मास्टर्स एंट्रेंस के टाइम पे भी आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो तब तो आई डू नॉट इवन नो कि अगर आपको ज्योग्राफी में होना भी चाहिए या नहीं। बट यार अगर आपने इतनी स्टेजेस पार कर ली अपनी लाइफ की, यू हैव डन द ग्रेजुएशन, यू हैव डन द मास्टर्स एंट्रेंस प्रिपरेशन, यू आर इनटू मास्टर्स, या आई हैव सीन द गूगल फॉर्म जो रेस्पॉन्स भी हुआ था, देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर अबाउट 27 years old एंड ऑल। तो आई थिंक आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया, मे बी यू आर एनरोल्ड इन पीएचडी ऑलरेडी, बट यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई नेट एंड जेआरएफ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी कमी है। इट इज नॉट दैट यू नीड रेगुलर क्लासेस, आपको जस्ट यू नीड प्रॉपर डायरेक्शन कि कौन सी जगह पे आपकी कमी हो रही है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू सॉर्ट आउट। ठीक है, तो शुड यू बाई अ कोर्स और नॉट, दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू, इट्स अ कम्प्लीटली पर्सनल कॉल। अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट रिक्वायर एनी पर्सनल असिस्टेंस लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, तो आप जस्ट टेस्ट सीरीज लेके भी छोड़ सकते हो कि ओके आई विल जस्ट रीड, डू माई सेल्फ स्टडी एंड आई विल जस्ट अपियर फॉर द टेस्ट। दैट इज ऑल्सो सफिशियंट इफ यू कैन डू द एनालिसिस ऑन योर ओन। अगर आप पर्सनल मेंटरशिप वाली चीज लेते हो, दैट इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लाइक हु थिंक कि हाँ दे आर नॉट वेरी गुड इन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, या स्ट्रेटेजाइज करना होता है कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे देना है। इफ यू आर नॉट गुड इन दैट थिंग, तो देन यू कैन टेक द पर्सनल मेंटरशिप वाला कोर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ये अगेन इट्स अप टू यू, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो अगेन बाई सम बुक एंड ऑल, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करो, बट देन यू नीड टू बी 100% सिंसियर कि आप बैठ के प्रॉपर 1.5 घंटा 2 घंटा आप टेस्ट दे रहे हो, एंड देन यू आर एनालाइजिंग दैट थिंग। टेस्ट सीरीज से बस बेनिफिट ये होता है कि यू हैव दिस पोर्टल, इसमें आपको सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि यू हैव
लाइक 50 करेक्ट 25 इनकरेक्ट, तो वहाँ से आपको यू गेट एन आइडिया कि हाँ कैसे होता है क्या होता है। तो एनालिसिस वाला पार्ट थोड़ा ईजी हो जाता है। पर्सनल मेंटरशिप में यू कैन डिस्कस योर स्कोर्स योर परफॉर्मेंस विद योर पर्सनल मेंटर, कि यहाँ पे प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन मतलब नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अ कोर्स। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स नहीं लेना है, यू कैन डू द मैनेज द प्रिपरेशन ऑन योर ओन। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट। नो वन शुड बी फोर्सिंग यू। आपको ऐसा नहीं देखना है कि उसने टेस्ट सीरीज लिया तो मैं भी ले लेता हूँ, उसने पर्सनल मेंटरशिप लिया तो मैं भी ले लेती हूँ। ये चीज नहीं देखना है। यू जस्ट नीड टू सी योर ओन पर्सनल लेवल। एंड यहाँ पे कोर्स का बस एक रेलिवेंस है जो मेरे को अभी तक समझ में आया, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई वी ऑफर दिस कोर्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है कि हु आर वेरी कॉन्फिडेंट बट दे डू नॉट क्वालिफाई नेट एंड जेआरएफ इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। दे आर गुड स्टूडेंट्स, ब्राइट स्टूडेंट्स, पढ़ाई में अच्छे हैं, सब कुछ है, बट दे डू नॉट क्वालिफाई इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मे बी नेट हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ, या मे बी नेट भी नहीं हुआ, जेआरएफ भी नहीं हुआ। ठीक है, लाइक देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लाइक 5th और 6th रैंक इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। वो हमारे साथ पर्सनल मेंटरशिप वाले कोर्स में थे फॉर मास्टर्स। बट देन व्हेन शी अपीयर्ड फॉर नेट जेआरएफ, तो शी डिड नॉट इवन क्वालिफाई नेट, जबकि नेट का पेपर वाज कंपैरेटिवली इजियर दैट ईयर। तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल बर्डन दैट बिल्ड्स अप इन योर माइंड कि यार मुझसे क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, एंड सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम अगर आप अपीयर करते हो और अगर तब नहीं होता है, तो फिर ये ना इट ब्रिंग्स अप अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ऑन योर पर्सनैलिटी, और ये कि यार मेरे से तो यही नहीं हो रहा है, तो मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। दिस इज समथिंग दैट मेनी स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, उन्होंने ढंग से पढ़ा भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो their confidence level of personality that gets on the next level, because net and JRF is in itself आपके गांव तक खबर चली जाएगी कि हाँ इस बच्चे ने नेट कर लिया, JRF कर लिया और ये कर लिया। सो दैट इज वन थिंग जहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कोर्स का लेना, because when you take a course you will stay focused आपका पूरा like next 5-6 months, you will not get distracted। आपको पता होगा कि I have a test in next 15 days, तो आप कुछ ना कुछ आप पढ़ लोगे। ठीक है, बट इफ यू आर ऑफ ट्रैक, आपको पता है कि हाँ दे दूंगा दिसंबर में, अगर नहीं हुआ तो जून में दे दूंगा, जून में नहीं हुआ तो दिसंबर में, तो दिस कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग, और ये होता जाता है होता जाता है। ठीक है, तो अगेन इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू वांट टू टेक पर्सनल असिस्टेंट और टेस्ट सीरीज, तो यू आर वेरी मच वेलकम टू टेक द कोर्सेज। ठीक है, एंड उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज दैट वी ऑफर, तो वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो दिस इज नेशनल एलिजिबिलिटी, हाँ, तो दिसंबर साइकिल के लिए वी हैव दीज कोर्सेज। We have this personal mentorship and test series program, and the only thing that we try, हम यहाँ पे नेट का हम मेंशन भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेट तो हो ही जाएगा। ऑल वी वांट इज टू क्वालिफाई जेआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें स्टार्ट करनी है। तो दिसंबर अगस्त में, दिस मंथ वी आर स्टार्टिंग registrations। I will open up tomorrow I think, and then उसके बाद the course will start from I think 15th of August। तब तक we will put up the discount and all those things। ठीक है, वाई ज्वाइन, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये पीडीएफ में आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कि फेलोशिप अवार्ड होता है आपको, लेक्चरशिप के लिए जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, वो वाली सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट्स में जाना है तो वो वाली सारी चीजें, तो ये आप देख लेना। हाउ डज इट हेल्प, तो वही है आपका एक स्ट्रेटेजी प्रॉपरली एक फ्रेम रहती है, हेलो हेलो हेलो। यू स्टे ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो पर्सनल आपका मेंटर होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो यू कैन डिस्कस योर परफॉर्मेंस, टेस्ट में आपकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, वो चीज़ आप डिस्कस कर सकते हो अपने मेंटर के साथ, तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। प्रैक्टिसिंग टेस्ट, तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज होगा, मैं सारी डिटेल में भी बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, तो पहले यही सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे, कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका पेपर 2 में जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, तो हर सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे। सिमिलरली पेपर 1 जो है, इनके भी सेशंस होंगे, कि पेपर 1 में इसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे टैकल करना है, सो ऑल दोज थिंग्स। फिर उसके बाद पर्सनल मेंटर आपको एक असाइन करेंगे हम, हु हैज हु क्वालिफाइड ऑलरेडी नेट एंड जेआरएफ,
तो जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है, यू कैन टेक्स्ट देम, यू कैन कॉल देम, कॉल पे बात कर सकते हो, या फिर ऐसे वन ऑन वन गूगल मीट पे भी आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि हाँ आपको कहाँ पे करना है। सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप्स जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस, अपडेट्स, कुछ स्टडी मटेरियल हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वट एवर ऑल दोज थिंग्स दैट वी शेयर। ठीक है, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो किसी चीज में, लाइक थिंग, तो वी ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ लाइव सेशंस एंड ऑल, तो क्वेरी बेस्ड वीडियोस एंड ऑल, वो वाली सारी चीजें। फिर उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो देयर विल बी 13 फुल सेक्शनल टेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि 8 आपके पेपर 2 के होंगे, प्लस 5 सेक्शनल टेस्ट आपके पेपर 1 के होंगे। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद 4 फुल थीमेटिक टेस्ट। तो थीमेटिक बेसिकली वन थीम, तो एक थीम हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, एक थीम हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी, एक थीम हो गया प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। तो इस तरह से 4 आपके थीमेटिक टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। दिस इज नॉट 12 फुल टेस्ट, दीज आर 4 फुल टेस्ट होंगे आपके, क्योंकि 12 के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। 12 फुल टेस्ट के लिए वी नीड एटलीस्ट 1 ईयर टू कंप्लीट। ठीक है, तो ये 4 फुल टेस्ट होंगे। अगर हमारे पास टाइम रहता है तो वी विल इंक्रीज दीज टेस्ट। ठीक है, बट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4 महीने के अंदर इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू कंडक्ट दोज। बट हाँ, अगर टाइम मिलता है तो वी कैन इंक्रीज दिस फ्रॉम 4 to 8, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे जो हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, लाइक हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन पेपर्स। यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन पेपर्स इन योर वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप में आपके क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली मिनी टेस्ट होंगे, लाइक एवरी 10-15 डेज हम एक टेस्ट अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहला सेक्शनल टेस्ट होगा जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। ठीक है, तो बिफोर दैट उस वीक में आपका जो हमने लाइव सेशन लिया होगा कि इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है एंड ऑल, तो उसके बेसिस पे एक मिनी टेस्ट अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ज्योग्राफी का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो ये छोटा टेस्ट होगा, मे बी 50 मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन वाइज मिनी टेस्ट आपके होंगे। और बाकी फिर वही है, एक आपको एक्सक्लूसिव मोबाइल ऐप होगी, उसका एक्सेस मिलेगा। उसमें प्रॉपर डिजिटल इवैल्यूएशन, जैसे एनटीए की वेबसाइट पे पोर्टल होता है टेस्ट का, कैसे होता है, क्या होता है, उसी तरह से यू विल गेट दैट। कंप्लीट एक्सेस होगा आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। बीच में जैसे कोविड हो जाता है तो शिफ्ट हो जाती है डेट, या पोस्टपोन हो जाता है, कुछ भी होता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको प्रॉपर इस चीज का एक्सेस रहेगा, सब चीज का। फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा आपका, जो भी लाइव सेशंस होंगे, जो भी टेस्ट होंगे, आप मिस भी कर देते हो तो यू हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, आप जब चाहे उनको देख सकते हो। ठीक है, और यूजर फ्रेंडली है, जैसे प्रॉपर एग्जाम होते हैं उस तरह से पूरा वैसा इंटरफेस है। तो ये सारा पैटर्न है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक तो है आपका सिर्फ ओनली टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, एंड सेकंड इज इंटीग्रेटेड है, जो मेंटरशिप भी है उसमें, ग्रुप सेशंस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, प्लस टेस्ट सीरीज के सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो है। दिस इज द डिटेल जो आपका टेस्ट 9 सेक्शनल टेस्ट टोटल, जिसमें 5 सेक्शनल प्लस 4 फुल टेस्ट, 50 मार्क्स ईच। 16 टेस्ट फॉर पेपर 2, जिसमें 8 सेक्शनल हो गए, 4 थीमेटिक हो गए, 4 फुल टेस्ट हो गए। तो 15 अगस्त तक हम रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, बिकॉज 15 अगस्त पहले मैंने सोचा था लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वीक ओनली, बट देन 15 अगस्त इज अ गुड ऑस्पिशियस डे, तो तब तक वी विल कीप दीज डिस्काउंट्स एंड ऑफर तब तक। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, और मेंटरशिप में क्या होगा कि मेंटरशिप थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया से, मे बी व्हाट्सएप एंड ऑल, उससे आप बात कर सकते हो, टेलीफोनिक हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। हाँ, ये उसके बाद जो ये है शेड्यूल कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो सेक्शनल टेस्ट 1 में आपको पता होगा कि जो पेपर 1 है देर आर 10 चैप्टर्स टोटल, और हर चैप्टर में से देर आर 50 क्वेश्चंस टोटल होते हैं पेपर में, तो 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर ऐसे ऐसे आते हैं। तो सेक्शनल टेस्ट 1 होगा, उसमें ये 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। सेक्शनल टेस्ट 2 में अगेन 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स, एंड उसके बाद फिर 5 हम फुल कंबाइंड टेस्ट करेंगे सारे इनके। सिमिलरली ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं शेड्यूल फॉर द टेस्ट सीरीज, तो सेक्शनल टेस्ट 1, सेक्शनल टेस्ट 2, फिर उसके बाद जैसे हमारा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक थीमेटिक टेस्ट होगा। और ये वाला जो पैटर्न है ये हमने सेम रखा है, जस्ट लाइक वी ऑफर इन द मास्टर्स कोर्सेज। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जैसे दिखाया ना कि जियोमॉर्फोलॉजी की वेटेज काफी हाई है, बट ओशनोग्राफी से 4-5 क्वेश्चन हैं सिर्फ।
तो ये पैटर्न जो हमने सोचा है ये हमने मास्टर्स के लिए भी ऐसा सेम रखा है, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स who work with us for master courses also, so this pattern is familiar with them also. तो क्लाइमेटोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोजियोग्राफी, तो ये साथ में हो गया। फिर जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होगा तो इसका एक कंप्लीट टेस्ट, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट हम लेंगे, जैसे अर्बन, रीजनल प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, इससे। ठीक है, सिमिलरली ये सेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट होते ही एक फुल ह्यूमन ज्योग्राफी का कंप्लीट 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी अपने आप में एक सेक्शन भी है और अपने आप में एक थीम भी है पूरा। तो इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, और इंडियन ज्योग्राफी की वेटेज ज्यादा है तो हम इसके टेस्ट भी इंक्रीज कर देंगे। तो एटलीस्ट 2 टेस्ट, फुल टेस्ट जो होते हैं 100 मार्क्स के, वो इंडियन ज्योग्राफी से कंडक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आगे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, सेक्शनल टेस्ट 7 एंड 8, ये कंप्लीट होते ही फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का हमारा थीमेटिक टेस्ट, और फिर ये सब होने के बाद हमारे प्रॉपर 4-5 फुल टेस्ट होंगे। तो मैंने आपको बताया कि अभी जहाँ पे हमने 4 मेंशन किए हैं, अगर टाइम परमिट करेगा तो वी विल कंटिन्यू विद मोर देन 4 टेस्ट, तो हम इसको इंक्रीज करके 8 टेस्ट तक लेके जा सकते हैं, अगर टाइम परमिट करेगा एंड इट इज फीजिबल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेस्ट में ही इतना ओवरबर्डन रह जाओ कि यू आर नॉट एबल टू गेटिंग नॉट एबल टू गेट इनफ टाइम टू स्टडी योर ओन सिलेबस। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हैं। तो इसमें 3 डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो दिस इज द फी स्ट्रक्चर। अगर आप पेपर 1 का सिर्फ लेते हो तो दिस इज 2000, जो आपके सारे टेस्ट सीरीज वाला बेनिफिट है। पेपर 2 है, दिस इज 4500, एंड this personal mentorship test series program, paper 1, paper 2 both included, so this is 6000 till 15th of August. ये हो सकता है एक बारी में ऐसे देखने में ज्यादा लग रहा हो कि ओके वन टाइम इतना है, बट इफ यू कैन सी इट फॉर 4-5-6 months, तो दिस इज लाइक 1000 per month, and the level of knowledge and understanding that you will take from here, जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे, इसके साथ साथ क्या होगा कि वन थिंग दैट आई मिस्ड इन द सेशन, वो ये था कि कुछ आप में से बहुत सारे लोग होंगे हु आर आस्किंग कि सर पीएचडी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एंड क्या करना है। तो हम क्या करेंगे कि वी विल आस्क द रिसर्च स्कॉलर्स, कुछ पीएचडी में जो एनरोल्ड हैं स्टूडेंट्स, उनको बुला लेंगे, कुछ प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो वी विल ऑर्गेनाइज सम लाइव सेशंस एंड दे विल आल्सो गिव यू सम इनसाइट्स कि हाँ इस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर द रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स वी विल आल्सो इंक्लूड इन द लाइव सेशंस। ठीक है, तो नेट एंड जेआरएफ, इफ यू क्वालिफाई एंड गेट एडमिशन, तो यू विल anyway you will be getting around 40,000 per month. ठीक है, so if you compare it with the level of knowledge that you will gain, the level of experience that you will gain, तो जो takeaways होंगे they are far more than whatever the fees we are charging. और ये fees भी इसलिए है because I also have to manage a team, तो they prepare these questions and all, और उसके बाद live session back end support होता है, तो all those things, so that is why we have kept these fees. ठीक है, एंड दिस इज वैलिड टिल 15th of August. अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, अगेन मैंने आपको कहा कि दिस इज कम्प्लीटली योर कॉल इफ यू वांट टू ज्वाइन और नॉट। ठीक है, बट इफ यू थिंक यू नीड सम पर्सनल असिस्टेंट सपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, तो यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम टुमारो टिल 15th of August. ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हैं, तो आप इस पे आप रजिस्टर कर सकते हो, तो आप देख लेना। So these are the basic, most of the things that I had to cover. So now, if you all have any questions related to preparation course or any other thing, so you can ask me in the comments chat box, or you can turn on your mic. You can also ask me like that.